अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको याद होगा कि मैंने एक एयर मार्शल जवाद सईद साहब के बारे में बात की थी। एयरफोर्स से वो रिटायर हो चुके हैं। उनका कोर्ट मार्शल हुआ, वो एयरफोर्स की कस्टडी में है और उनकी अहलिया लाहौर हाई कोर्ट और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने हामद के केस के सिलसिले में जाती रही हैं, तो इस लिहाज से मीडिया में भी इसका तज़किरा आता रहा है। आज उस सिलसिले में एक नई डेवलपमेंट है, लेकिन नई डेवलपमेंट में आने से पहले मैं ज़रा आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाए। उनको कोर्ट मार्शल हुआ, 14 साल की सज़ा हुई और फिर उन्होंने जो अपने एयर चीफ को अपील की, रहम की अपील की और फिर उनकी सज़ा में तखफीफ कर दी गई। कोई 10 साल उनकी सज़ा कम कर दी गई। अब ये है कि उन पर क्या चार्जेस क्या हैं, इसके हवाले से भी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। और जो उनकी बेगम है वो कहती हैं कि बेसिकली मेरे मियाँ ने एक वाइट पेपर लिखा था और जो मौजूदा एयर चीफ हैं उनके बारे में लिखा था या उनके ख़िलाफ़ लिखा था। यानी कि उनके अल्फाज में ये है कि जो वो पावर का एक मिसयूज़ कर रहे हैं, उस पर उन्होंने एक वाइट पेपर लिखा था। इस पर कुछ एक दो जो मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कोई जर्नलिस्ट हैं जो आजकल पीटीआई के बहुत करीब हैं और बैरून मुल्क हैं। उन्होंने उस वाइट पेपर की बुनियाद पर कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे। और बेसिकली एक तो ये वजह आ गई। दूसरी वजह जो एयरफोर्स ने बताई है, उन्होंने आज बताई है। आज बीबीसी को एयरफोर्स ने बताया है कि बुनियादी तौर पे जो इनका केस बना है वो जासूसी का बना है, कि ये अमेरिका को मालूमात फ्राहम कर रहे थे और जो मालूमात हैं इनके भाई के ज़रिए जाती थी। उनके भाई जो हैं वो अमेरिका में होते हैं। और साथ जो उस हवाले से उन्होंने बताया जी कि एक जो उन्होंने जिक्र किया जी कि किस तरह की मालूमात फ्राहम कर रहे थे, वो ये था जी कि मियाँ वाली एयर बेस पर कौन कौन से जंगी जहाज़ खड़े हैं, यानी कि इस तरह की मालूमात फ्राहम कर रहे थे। अब ये कोई ऐसी कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तो है नहीं मेरे ख्याल है। ये कोई भी बंदा जिसका कोई एयरफोर्स के साथ कोई छोटा बहुत ताल्लुक़ हो, उसको कोई कोई रिलेटिव पूछ ले कि अच्छा कितने जहाज़ खड़े हैं, तो इतनी बात तो वो भी बता देगा। लेकिन आई डोंट नो कि बाज़ अवत लोग बड़े सीक्रेटिव होते हैं और ख़ास तौर पे जो ये गैरिज़न के मामलात हैं, जो फ़ौजी हैं, इनको सीक्रेसी ज़्यादा सिखाई जाती है। मुझे याद पड़ता है, मेरा ताल्लुक़ जो है वो गुजरांवाला कैंट के एक नवाही गांव से है। तो हमारा मैं एक दफ़ा, पुरानी बात है यानी कि अब तो हमें कैंट से गुजरने नहीं देते। और यानी कि हम एक दफ़ा शुरू शुरू में कोई बहस तकरार करते थे कि भाई क्यों नहीं गुजरने देते। तो एक दफ़ा मिलिट्री पुलिस वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि बस ये बड़ा सेंसिटिव एरिया। मैंने कहा यार क्या सेंसिटिविटी क्या है, यानी कि हमारा इलाका भी यही बनता है। तो हमारे तो कोई गांव में बच्चे की पैदाइश हो तो कैंटोनमेंट बोर्ड में आके इधर उसकी अंदराज कराना पड़ता है और आप लोग आने नहीं देते। तो उसके साथ आगे उसका बास था जिससे मैं बात कर रहा था, शायद ये कैप्टन था, यानी कि मिलिट्री पुलिस के कुछ सिपाही थे, लेकिन ये मेरे से बात कर रहे थे। तो उसके आगे मेजर था, उसने कहा कि सर ये देखें, गैरिजन की सेंसिटिविटी को चेक क्वेश्चन करता है। हालांकि मेरी नज़र में ये एक आम क्वेश्चन था, उसने उसको बड़ा ख़ास बना लिया। तो एक तो खैर ये बात भी है, यानी कि इवन कि अगर कोई यूनिट ने कहीं फुटबॉल मैच खेलने जाना हो या क्रिकेट मैच खेलने जाना हो, तो उसके ऊपर भी सीक्रेट ही लिखा होता है कि भाई ये बात जो है सीक्रेट है। अच्छा, अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्हें लगता है जी कि हमारे लोग जो हैं, अगर उन पर कोई खुदा ना से अटैक कर देता है तो ये भी बड़ा एक चैलेंज होता है, तो लिहाजा वो अपनी मूवमेंट को सीक्रेट रखते हैं। शायद ये वजह होगी। एनीवे, लेकिन क्या ये वजह है कि मियाँ वाली एयरबेस पर कौन कौन से जंगी जहाज़ खड़े हैं? इस तरह की मालूमात उन्होंने अपने भाई से शेयर की और उन्होंने आगे अमरीकियों से शेयर की। अमरीकी जो है वो हमारे से ज़्यादा हमारे बारे में मालूमात रखते हैं। तो ये बात मुझे इतना उसमें वज़न नज़र नहीं आता। दूसरा जो इस पे एक जो उनकी अहलिया की तरफ से एक बात आई, उन्होंने कहा जी कि बेसिकली मेरे मियाँ को सज़ा दी जा रही है वाइट पेपर के हवाले से, कि उन्होंने एक वाइट पेपर लिखा था जिसमें जो मौजूदा एयर चीफ़ हैं उनके बारे में उन्होंने कोई बात की थी। तो यानी कि उनको इस वजह से टारगेट किया जा रहा है। तो जब इनको मीडिया ने भी पूछा या अदालत में पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी कि वो वाइट पेपर जो है उन्होंने उसको रिलीज़ नहीं किया था, बेसिकली उनके लैपटॉप से मिला। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ इस तरह की को ख़बरें उस टाइम मीडिया में भी आई थी वाइट पेपर की, तो शायद ये लीगल रीज़न की वजह से उसको एडमिट नहीं कर रहे होंगे। जब हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, तो उसके बाद भी मुझे किसी ने
अप्रोच किया और उसने बताया जी कि वजह क्या है। वजह जो है ना वो मुझे जो गुफ्तगू हुई किसी एक मोतबर शख्सियत से गुफ्तगू हुई, तो जो मैं समझ पाया हूँ मामला ये वाइट पेपर वाला ही है। और ये क्या है इसके मैं आपको वजह बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आर्मी चीफ बनना था तो कितनी एक स्ट्रगल चल रही थी, दौड़ लगी हुई थी, और आसम मुनीर जो हैं इनके मुखालफिन में जो जनरल फैज़ हैं वो एक सबसे आगे थे। और फिर बाद में भी रिटायर होने के बाद भी वो साजिशें करते रहे और फाइनली उनको उन्होंने बंद कर दिया और अभी उनके कोर्ट मार्शल का इंतज़ार है। कई लोग जो हैं उस टाइम ये भी एक डिबेट चल रही थी जी कि बंदा जो है वो पीएमए अकेडमी का पढ़ा हुआ आना चाहिए, ये तो ओटीएस सर्विस के हैं, तो इस तरह की बातें चलती रहीं। अब कुछ इस तरह के मामला जो हैं वो कोई इधर भी कोई हुए। एयरफोर्स में ओवरऑल जो F-16 के पायलट हैं, F-16 के, उनकी एक मुनापली चली आती है। जो जनरल जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, ये मिराज के पायलट हैं। तो उधर भी जो क्लासेस बनी हुई हैं ना वो कोई इस तरह से बनी हुई थी, कोई F-16 वाले जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर सफ़र करते थे। लेकिन जो एयर मार्शल सिद्धू हैं, एयर चीफ मार्शल सिद्धू, ये बड़े इनके बारे में ओवरऑल जो शोहरत है, और मैं ये वो शोहरत की बात नहीं कर रहा कि जो जब कोई बंदा हुकूमत में होता है या पावर में होता है तो कहते हैं बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। ये कोई वैसी कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की एक शख्सियत हैं। अपने फील्ड के हवाले से अभी भी जो वो काम कर रहे हैं, वो बड़े कमाल किस्म के काम कर रहे हैं। जो उनके कई जूनियर्स ही हैं वो कहते हैं जी कि जब इस तरह के उन्होंने इस तरह की इनिशिएटिव लिए तो हमें भी लग रहा था कि इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, लेकिन हमें अब उस बंदे के विजन का आइडिया होता है कि वो एयरफोर्स को कहाँ से कहाँ लेकर गए। अभी जो हमें पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिली हुई है बेसिकली, तो एयरफोर्स जो है उन्होंने अपना कमाल दिखाया ना। तो ये जो एक उसके पीछे एक जो लड़ाई चल रही थी ना, या ये था कि अगर कोई बंदा नहीं बन पाया तो वो फिर एक तरह से कोई दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बातें सच्ची झूठी मिक्स बाज़ औक़ात ये होती है कि आप कोई सिलेक्टिव फैक्ट्स बयान करते हैं, वो बड़े मिसलीडिंग भी होते हैं कि उसके कॉन्टेक्स्ट का अगर लोगों को ना आइडिया हो तो वो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। आई डोंट नो, मैंने वो वाइट पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ मामलात इस तरह के चल रहे थे। अभी ये पहली दफ़ा जो एयरफोर्स की तरफ से आया कि इनको अमेरिका में जो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे उस पर इनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है। मुझे ये बात इतनी प्लाजिबल नहीं लगती। दूसरा, जो फैमिली की तरफ से एक और बात की जाती है जी कि अभिनंदन को इन्होंने गिरफ़्तार किया था, उससे एक तरह तासुर जो होता है उससे ये निकलता है, एक पब्लिक सिंपथी एक ताकि गेन की जाए कि जी वो बंदा जिसने इतना बड़ा काम किया था उसको उसके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ। और लेकिन एयरफोर्स ने इसकी तरदीद किया। उन्होंने कहा जी कि जो अभिनंदन वाला जो ऑपरेशन था, जो ऑपरेशन रिटॉर्ट, उसको जो एयरफोर्स में जो बंदा लीड कर रहा था वो जवाद सईद नहीं थे, वो कोई और थे। जवाद सईद जो हैं वो उस टाइम इंतज़ामी ओहदे पर फाइज थे, उनके पास ये ऑपरेशनल चार्ज उनके पास नहीं था। तो एनीवे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और आपको पता चलता है कि ओवरऑल जो इवन अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है, जस्टिस हो रही होती है, उसके पीछे भी बहुत सारे इशू इवेंचुअली पर्सनल ही होते हैं। हम कहते तो हैं जी फ़लाँ बंदा जो है वो बड़ा नज़रियाती तौर पे लड़ रहा होता है। नज़रियात जो है ना वो किसी स्टेज पे आके पर्सनल भी हो जाते हैं। यानी कि मैं अगर किसी से नज़रियाती तौर पे लड़ रहा हूँ, वो कल मेरे किसी अजीज़ को छेड़े, मुझे कोई मेरे पे पर्सनल अटैक करे, तो ऐसा ऐसा लोग पर्सनल भी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के मामला जो हैं, ये स्ट्रगल जो है ये इधर भी नज़र आती है। तो नाज़रीन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फाफन के हवाले से है। फाफन आपको पता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क, ये एक आर्गेनाइजेशन है, बड़ी अच्छी क्रेडिबल आर्गेनाइजेशन। ये इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। इनके पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है ऑब्ज़र्वर्स का। और वो जिधर भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ों को उनको देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी जारी करते हैं। और उनकी जो रिपोर्ट होती है उसकी जो इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उन्होंने अभी जो ज़िमनी इलेक्शन में उनके हवाले से उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जो है ना शफाफ नहीं थे, और दूसरा टर्न आउट ठीक नहीं था, कम था। अच्छा, टर्न आउट जो है ये तो कम था ही था। और मैं पहले भी ऐसे बात कर चुका हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन में वैसे भी टर्न आउट कम होता है। और बाय द वे पंजाब में तो एक तरह से पीटीआई ने बाइकआउट किया हुआ था, तो पीटीआई वाले जो हैं
एक तो होता है ना जी कि बंदा सोचे जी कि वो लोग इसलिए नहीं गए जी कि हमारा कैंडिडेट कौन सा जीत जाना है। तो अगर आप वैसे ही एक जुज़वी बाइकाट वाली पोजीशन में हो या कुली बाइकाट वाली पोजीशन में हो, तो फिर जो है आपके लोग जो हैं वो तो आंदे ने कि अल्लाह झूठ होवे नहीं कौन वैसे ही ना कीते ही नहीं, तो हम उधर जाकर क्या करेंगे। और अगर उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है यानी कि केपी में लड़ा है, लेकिन जो पंजाब में उन्होंने बाइकाट किया हुआ था, हार दोनों साइड से गए हैं। तो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी पे एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इस साइड पे गवर्नमेंट को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरीके से जो ओवरऑल आपका जो एक इंतहाबी अमल है उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है। डाउटफुल क्या हो जाती है, बल्कि रहती ही नहीं है। और इससे जो जमहूरियत है मज़ीद कमज़ोर होती है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या यानी कि चाहिए कि उनको यानी यकीनी बनाना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए जाएँ। अब तीसरा एक टॉपिक मैं जिससे मैं कल भी आपको कह रहा था कि मैं बात करूंगा, लेकिन मैंने नहीं की। और हमारे कई जो व्यूअर हैं वो माजी में भी मुझे उस हवाले से पूछ चुके थे। मुझे कुछ मालूमात थी नहीं। फिर मैंने अपने मौक्कलात से मालूमात हासिल की। बाकी लोगों ने, सेठी साहब ने अपनी चिड़िया रखी हुई है, किसी ने कबूतर रखा हुआ है। हमने नहीं, पहले मैंने सोच रहा था कोई जिन जो है रख लूँ। फिर मैंने कहा जिन जो है, यानी कि यही ना हो कि कोई मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला सोच रहा हो कि यार इन्हें मैंने जिन बना देता है। अब मोकल जो है ना मेरे लिए बेहतर वर्ड है। तो जो यानी कि मैंने अपने मौकलात से जो चेक किया उससे जो पता चला वो ये है, वो मामला क्या है, यानी कि वो मामला है अफ़गानिस्तान के हवाले से और कतर के हवाले से। कि कतर जो है वो अफ़गानिस्तान की बड़ी साइड लेता है, और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टेंशन चल रही है इसमें कतर अफ़गानिस्तान की साइड ले रहा है। ये एक तासुर है। और मुझे क्यों ख्याल आया कि कल इस पे प्रोग्राम करना चाहिए। जैगम खान साहब हैं हमारे बड़े मेहरबान, बड़े दानश्वर शख्सियत। वो इधर समा टीवी पर भी एज एनालिस्ट भी अपीयर होते हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। तो जैगम साहब जो हैं उन्होंने कोई अल जज़ीरा का कोई एक पिक्चर शेयर की हुई थी कि जिसमें कोई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टेंशन पे बात हो रही थी। उसमें कोई दो उन्होंने अफ़गानी बिठाए हुए थे अल जज़ीरा वालों ने, और तीसरा जो बंदा है वो कोई अमेरिका से बिठाया हुआ था। तो यानी कि उससे एक बायस जो है, यानी दैट वाज फ्लोटिंग ऑन द सर्विस, पता चल रहा था कि ये जो है यानी कि बड़ा एक अफ़गानिस्तान के नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं। तो फिर मैंने कोई जो अपने मौकलात हैं, मौकलात से मतलब ये है कि जो रेलिवेंट लोग हैं उनसे मैंने चेक किया कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स कुकिंग अप। तो मुझे जो पता चला वो ये है। एक तो ये है कि जब ये हमारी टेंशन चली तो पाकिस्तान जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात पर जो आमादा हुआ, कतर को अप्रोच अफ़गानिस्तान ने किया था, तालिबान ने किया था। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि भाई वो आंदे ने कि साड़ी सुलह करा दो, तो आ जाओ तुसी। फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है असी मिल लेने तुम, ठीक है। अब यह है कि और इसका जो कोई ज़रा बरमिला तो नहीं, लेकिन वैसे जो जिक्र करते हैं तालिबान के जी कतर हमारे कहने पे जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ है। बाकी उनको इतनी को लिफ्ट तो दूसरे ममालिक से कराता नहीं, जो कोई एक दो जगह पर ताल्लुक़ होता है तो उसको फिर बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। पाकिस्तान का आप कह लें कि पाकिस्तान की तरफ से तुर्की था, यानी कि तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं वो इसमें अमल में इन्वॉल्व थे। पहले वो सीरिया का जो पीस प्रोसेस हुआ उसमें भी काफ़ी वो इन्वॉल्व रहे। तो इनकी तरफ से ये थे। अब कतर, आपको पता है कि पहले जो दोहा कार्ड हुआ वो भी कतर ने कराया, कि जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ। एक चीज़ आपको जो समझनी चाहिए वो ये है कि कतर या जो बाकी अरब ममालिक हैं ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। दुनिया में दो तरह के ममालिक हैं, या आप कह लें वेस्ट में दो तरह की कंट्रीज़ हैं। एक हैं जो असला बेचते हैं, जो लड़ाइयाँ कराते हैं, और दूसरे हैं जो सुलह कराते हैं, ठीक है। मसलन ये है कि जो नॉर्वे वाले हैं वो सुलह करा रहे होते हैं, ठीक है। कोई डेनमार्क वाले जो हैं वो सुलह करा रहे होते हैं। तो इस तरह का यानी कि जो पीस बिल्डर होते हैं वो या कनाडा का देख लें, वो जो है वो पीस मेकर हैं जी, वो सुलह करा रहे होते हैं। ईरान अमेरिका जो है यानी कि वो असला भेज रहा होता है, वो लड़ाइयाँ करा रहा होता है। अब जो अरब ममालिक हैं इनके पास फ़ौज वगैरह तो है को नहीं। इन्होंने अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कि यार कोई साड़ी को वेली जी कोई चार बंदे आके बैन करन, ये पीस बिल्डर बने हुए हैं, पीस मेकर बने हुए हैं। आपको अगर नहीं आइडिया तो ज़रा सोचिएगा, मैं रिकॉल कराता हूँ आपको कि जो हमास पर हमला हुआ था, जो इसराइल ने अटैक किया था उनकी लीडरशिप पर, वो किधर थे? कतर में थे। कतर में उनको एक तरह से पनाह दी हुई है, अमेरिका की मर्ज़ी के साथ पनाह दी हुई है। उनके साथ जो मामलात कराने में जो है कतर इन्वॉल्व होता है।
जब अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हुए ईरान के, तो उधर भी जो है कतर इन्वॉल्व होने की कोशिश की, और कतर च भी जाके ईरान वाले ने मिसाइल मार दिता। अब यह है कि जो अफ़गानिस्तान का मामला है इसमें भी कतर इन्वॉल्व है। जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कराते रहे तो कतर था। वो अलग बात है कि जो दोहा कार्ड है उस पर कोई अमल नहीं हुआ, एक एक शिक जो है उस पर भी अमल नहीं हुआ। सुलह उन्होंने मुआहदा करा दिया, अमेरिका वाले चले गए, वो जाना भी चाह रहे थे, तो हुआ कुछ नहीं आगे। पाकिस्तान के केस में भी जो उनके साथ मुआहदा हुआ आगे, यानी मुआहदा क्या हुआ, यानी मुज़ाकरात ही होते रहे। लेकिन यह है कि जो माजी की तारीख जो हमें बताती है वो तो यही है कि जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ये बस मुआहदा करते हैं, अमल को नहीं करते। माजी में को खाना काबा में भी जाके कोई क्या वादे वाइद करके आए हुए हैं, आपस में आके फिर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब यह है कि कतर इतना इंसिस्ट क्यों करता है, पाकिस्तान की निस्बत कतर उधर क्यों जाता है। अब हमें लगता है कि जैसे अफ़गानिस्तान जो है, यानी कि एक तो ज़हन में रखें कि जो अफ़गानिस्तान का बाकी दुनिया से रब्ता है वो कतर के ज़रिए है, कि उन्होंने अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो कतर के ज़रिए करने हैं। उन्होंने किसी और मुल्क के साथ अप्रोच करना है तो वो ज़्यादा कतर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कतर जो है, यानी कि उसकी एक अपनी एक एक न्यूसेंस वैल्यू है कि हमने जो, यानी कि एक वो ट्रबल मेकर जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है, अगर किसी ने उन्हें गल करनी है साढ़े नाल कर लो, असी उन्होंने गल करा देंगे। तो उस तरह से उनकी अपने आप को एक रेलिवेंट रखते हैं इस तरीके से। लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि बाकी अरब मालिक जो हैं उन्होंने भी यही काम शुरू किया हुआ है, जो यूएई वाले हैं वो भी इसी तरह के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या इवन सऊदी अरब वाले हैं वो भी कोई इसी तरह के काम कर रहे होते हैं। तो अब जो है ना एक तरह की टसल है, यानी कि जो यूएई वाले हैं वो कोई आगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे थे, अब मेरे मुंह से यूएई निकल ही गया है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो मैंने माजी में आपसे जिक्र किया था कि जो घर बना कर देने थे कि ताकि उधर जो टीटीपी वाले हैं इनको उधर बिठाया जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर उधर बसाया जाए, तो उसमें जिस मुल्क ने पैसे दिए थे वो यूएई वाले ने दिए थे। तो अब यह है कि यूएई और जो कतर है उनके दरमियान भी आपस में एक कंपटीशन चल रहा है कि ये जो ट्रबल मेकर हैं इनको कौन अपने कंट्रोल में लेता है। तो जो कतर वाले हैं को बाकी चीज़ें अगर उनकी पूरी पूरी हो जाए, कि एक पासों एक बंदा जाए अफगान वजीर तो उन्होंने 10,000 रियाल मिल जाए, दूसरा भी आंदा मैं भी 10,000 दिरहम दे देना, तो एक जो और फ़र्क आता है वो ये आता है जी कि कतर वाले अंदर साढ़े को टीवी भी है, हम टीवी पर भी आपका एक पैगाम जो है पहुँचा सकते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश की है। अदरवाइज़ ये है कि कतर का कोई बहुत कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल कोई या इंटरनेशनल ग्रेट गेम वगैरह का कोई इस तरह का प्लान नहीं। उनकी भी अपनी सर्वाइवल के जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उनमें एक ये चल रही है। और बाय द वे ये देखें कि जो अफ़गानिस्तान में डॉलर आ रहा है वो भी अमेरिका से आ रहा होता है और वो वाया कतर आ रहा होता है। अब अगर वो इनके डॉलर बंद कर दें तो इधर कोई एक और कोई एक नया क्राइसिस, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगा। दूसरा, अमरीकी जो है वो कौन सा अपनी जेब से डॉलर दे रहे हैं, उन्होंने इनके फंड जो है पहले फ्रीज़ किए, उधर ही कट कट के इन्होंने दिए हमने, और ये खुश रहते हैं और उन पर उन्होंने एक अपना कंट्रोल भी रखा हुआ है। अब इधर ये सवाल आता है जी कि भाई अमरीकी जो हैं इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान के साथ हैं। देखें जो एक इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, इवन जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं उधर भी बड़े ग्रे एरियाज़ होते हैं। जो एक के दुश्मन दूसरे के सब के सारा बंदा दूसरों से एक के जो दुश्मन है उन जो दूसरा बंदा है वो उनके साथ उसके सारे दुश्मनों के साथ दुश्मनी तो नहीं कर लेता, ठीक है, किसी जगह पे वो मुज़ाकरात करता है, किसी जगह पे उनको सुलह करा रहा होता है। तो इसी तरह जो अमेरिका है एक तरफ उसने हमें ये किया जी कि टीटीपी को दहशतगर्द करार दे दिया इंटरनेशनल, यानी कि अपनी एक लिस्ट में डाल लिया, बीएलए को डाल लिया, मुजीद ब्रिगेड को डाल लिया। दूसरा ये है कि उनको ज़रा डॉलर वगैरह भी देता रहता है कि कभी इनकी ज़रूरत भी पड़ जाती है, बजाय इसके कि ये बिल्कुल ही हमसे मायूस हो जाएं, उन्होंने उनको डॉलर वगैरह दे के कोई यानी कि इन्हीं को रोटी दे देने के ज़िंदा रहन, ठीक है, तो इतना काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मामला हम कतर की बात कर रहे थे, तो कतर की जो एक अपनी पॉलिटिक्स है कि उसका एज अ पीस मेकर जो रोल है वो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है, और उस स्ट्रगल में ये एक और कॉमन सेंस की बात है वैसे कि जब दो बंदों की लड़ाई हो रही होती है उनके दरमियान सुलह कराने वाला जो है ना उस पर दोनों साइडें शक करती हैं। जब वो एक की साइड लेता है तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे की साइड लेता है तो पहले वाला नाराज़ हो जाता है। तो कोई इसी तरह के को मामला जो हैं वो इधर जो चल रहे हैं, और जो यही सूरत हाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामला ख़राब हैं
ये कैसे ठीक होंगे, इनको ठीक करने का ये तरीका, यानी कि अगर हम अमन चाहते हैं तो बेसिकली ये हमारी उसके लिए जंग ज़रूरी है। जंग के बगैर हमने माजी में इनसे जितने भी तरले किए, इन्होंने हमारी छेड़ बना ली। इनको लगा कि यार ये तो जो है इनकी बड़ी मजबूरी है, तो ये तो हर सूरत में ये तालिबान जो है टीटीपी इनकी छेड़ है, तो लिहाजा इनको हमें रखना चाहिए। जब भी हमारे लोगों ने उधर विज़िट करने गए, विज़िट करके आए, तो फिर को 2 अटैक हो गए। तो ये जंग जो है ये नागुज़ीर जंग थी, ये ज़रूरत की जंग है, ये कोई खुशी की या चॉइस की जंग नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें जीतेगा। नाजरीन, आज की गुफ्तगू उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।